बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पुरस्रार और हैबतनाक कहानी शैतानी गिरोह। वो इस वक्त रेस्तोरां की एक कुर्सी पर बड़ी बेफिक्री से बैठा हुआ था। राना अभी तक पहुंची नहीं थी। उसकी आदत थी वो मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाती थी। ये पहला मौका था कि वो आज आध घंटा गुजर जाने पर भी नहीं पहुंची थी। बैरा भी उसके आर्डर का मुंतज़िर था, इसलिए वो बार बार उस पर नज़र डाल रहा था। आध घंटा मज़ीद गुजर जाने पर राना गेट से अंदर दाखिल होती हुई नज़र आई। उसे देखकर राहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि राना ज़रूर आएगी और वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुकी थी। राना से दोस्ती हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर लगता था कि वो बरसों से एक दूसरे को जानते और चाहते हैं। उस रोज़ वो हस्बे मामूल सुबह के वक्त कार में दफ्तर के लिए निकला था। सड़क पर कार तेज़ी से दौड़ रही थी कि अचानक उसे कार को ज़ोर से ब्रेक लगाना पड़ी। उससे आगे दौड़ती बस से एक लड़की सड़क पर गिरी थी। अगर वो फौरी ब्रेक ना लगाता तो वो लड़की कार के पहियों तले रौंदी जाती। बस भी रुक गई थी। बस मुसाफिरों से खिंचाखिंच भरी हुई थी। वो लड़की बस के गेट पर ही खड़ी थी। एक गड्ढा आ जाने पर बस ज़ोर से उछली थी। ऐसे में वो बस में अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकी थी और लुढ़क के नीचे जा गिरी। सर पर शदीद चोट आने पर वो लहूलुहान थी। बस से लोग नीचे उतर आए थे और ड्राइवर को बुरा भला कह रहे थे कि वो बस को अंधाधुंध भगाते हैं। जब बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई है तो उन्हें बस की रफ्तार कम रखनी चाहिए। लड़की को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। सड़क पर कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं थी। ऐसे में मुसाफिरों को राहिल की कार ही नज़र आई। दो आदमी उसकी जानिब बढ़े। इस लड़की को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, क्या तुम इस वक्त इस मुश्किल को हल कर सकते हो? एक आदमी ने कहा। इसे कार की पिछली सीट पर डाल दें, मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ, राहिल ने कहा। लड़की के सर पर शदीद चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो चुकी थी। एक लम्हे को राहिल को खौफ सा आया कि कहीं वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। आगे की सीट पर बुजुर्ग को साथ बैठा देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई कि वो मुसीबत आने पर उनकी गवाही दिला देगा। नोटबुक्स में एहतियातन राहिल ने बस का नंबर भी नोट कर लिया था। जो लोग कार में नहीं आ सकते थे उन्हें उसने अस्पताल आने का कहकर कार आगे बढ़ा दी। अस्पताल पहुंचकर राहिल ने फौरी तौर पर लड़की को इमरजेंसी रूम में मुंतकिल कर दिया। अस्पताल की पर्ची बनवाते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बुज़ुर्ग जो उसके साथ आए थे गायब थे। जिन्हें वो अस्पताल आने का कहकर आया था उनका भी कुछ पता नहीं था। वक्ती तौर पर राहिल के हाथ पांव फूल गए थे। लड़की के मर जाने पर उसे एक्सीडेंट में ज़ख्मी करके हलाक करने का उस पर मुकदमा बन सकता था। वो फ़रार भी नहीं हो सकता था। मुश्किलात से बचने का वाहिद हल हालात का मुकाबला करने में ही था। इसलिए राहिल ने हिम्मत पकड़ी। कार में वो पहले ही लड़की के पर्स से शनाख्ती कार्ड निकाल चुका था, इसलिए राहिल ने लड़की का नाम, बल्दियत और पता लिखवा दिया। इमरजेंसी रूम में बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाने पर वो लड़की होश में आ गई थी और हैरत से कभी खुद को और कभी इमरजेंसी रूम को देख रही थी। राहिल बड़ी देर से लड़की को देख रहा था। दुधियाई रंगत की मालिक लड़की, उसे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कोशिश के बावजूद उस पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। वो थी भी बहुत हसीन। उसकी जगह कोई और होता तो उसकी भी यही हालत होती। मुझे यहाँ कौन लाया है? लड़की ने एक नर्स से पूछा। वो सामने खड़े हैं। नर्स ने राहिल की तरफ इशारा किया। आप मुझे लाए हैं? लड़की ने पूछा। जी राना साहिबा, मैं ही तुम्हें लाया हूँ। तुम बस से गिरकर बेहोश हो गई थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? उसने हैरत से राहिल को देखा। तुम्हारे इस शनाख्ती कार्ड से, राहिल ने शनाख्ती कार्ड उसे देते हुए कहा। मेरा पर्स भी था, वो मेरी कार के अंदर मौजूद है। तो मुझे अपने घर का नंबर बता दो ताकि मैं उन्हें इतला कर दूं, राहिल ने कहा। राना के अपने घर का नंबर बताने पर राहिल ने वाक़े की इतला कर दी।
इतला मिलते ही वो अस्पताल पहुंच गए। राना को फौरी अस्पताल ले आने पर उसके वालिदैन बार बार राहील का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो राना के वालिदैन के अस्पताल आ जाने पर राना को उसका पर्स देकर चला आया। राना 1 हफ्ते तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। राहील रोज़ाना उसे देखने की गर्ज से अस्पताल जाता रहा था। राना के घर वाले समझ रहे थे कि राहील उनकी बेटी की मिजाज पुरसी कर रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। वो राना की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था और जब भी उसे देख न लेता सुकून न आता था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर राना घर मुंतकिल हो चुकी थी। राहील का राना से मोबाइल पर रब्ता बरकरार था। वो रोज़ाना मोबाइल पर उसकी मिजाज पुरसी करता रहता था। राहील की हमदर्दी ने राना का दिल जीत लिया था। वो अब राहील से ज़्यादा उसको चाहने लगी थी और मुस्तकबिल में साथ जीने और मरने के सुहाने ख्वाब देखने लगी थी। राना एक मुकामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वाकई के दिन भी स्कूल जाने को घर से तैयार होकर निकली थी। उस दिन बसें बहुत कम चल रही थी। खासी देर से उसकी मतलूबा बस आई थी। वो मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी और वो इस बस में हरगिज़ भी नहीं चढ़ती, लेकिन वह पहले ही स्कूल से लेट हो चुकी थी। इसलिए मजबूरन वो बस के गेट पर ठूंस कर किसी तरह से खड़ी हो जाने में कामयाब हो चुकी थी। बस थोड़ी ही दूर चली थी कि एक बड़ा गड्ढा आ गया। बस की रफ्तार तेज़ थी, इसलिए बस को ज़ोरदार झटका लगा और मुसाफिर बस में उछल पड़े। राना गेट पर खड़ी थी और उसने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ नहीं था, इसलिए सड़क पर सर के बल गिर पड़ी थी। सर में चोट लगते ही खून बह निकला और वो लहूलुहान हो गई। सेहतियाब होने पर वो दोबारा से स्कूल जाने लगी थी। पहले वो बस में सवार होकर स्कूल जाया करती थी। अब अक्सर राहील उसे स्टाफ से कार में सवार करके स्कूल छोड़ दिया करता। जब सुबह सुबह मुलाकात ना हो पाती थी तो वो दोपहर में किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात कर लेते थे। आज भी सुबह उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, इसलिए दोपहर में मुलाकात का वक्त रखा था। राहील 1 बजे से राना का इंतज़ार कर रहा था और वो 2 बजे आई थी। सॉरी देर हो गई। वो दरअसल आज स्कूल में बच्चों को तकरीरी मुकाबले की तैयारी करानी थी, इस वजह से। मैंने वजह पूछी है? नहीं, बस छोड़ दो, काम की बात करो। राहील ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। राहील, हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपने वालिदैन से शादी की लिए बात क्यों नहीं कर लेते ताकि हम एक हो जाएं? राना ने कहा। एक होना कौन सा मुश्किल काम है, हम अभी एक हो जाते हैं। राहील ने मायनी खेज लहजे में कहा। मेरी बात को हंसी में ना टालो, संजीदगी से इस मसले का हल निकालो। राना ने कहा। मेरी जान, मैं बहुत संजीदा हूँ, मगर अम्मी और अबू को कौन समझाए? वो मेरी शादी के बारे में संजीदा ही नहीं है। क्यों? उनका ख्याल है अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है, खेलने कूदने के दिन है। मेरे वालिदैन मेरी शादी के लिए ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। इस दौरान कहीं से मेरा रिश्ता आ जाने पर वो मेरी शादी कर देंगे और हम कभी भी एक दूसरे को ना पा सकेंगे। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें किस तरह समझाऊं। तुम ही कोई ऐसा तरीका बताओ। राहील ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। मैं क्या बताऊं, ये काम मर्दों के सोचने का है, राना ने कहा। मेरी समझ में एक ही बात आ रही है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। राहील ने राना की आंखों में झांकते हुए कहा। राहील, ऐसा सोचना भी नहीं, इसमें हमारे वालिदैन की रुसवाई है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। राना ये कहते हुए सोच में पड़ गई। राहील के ऑर्डर देने पर बैरा कोल्ड ड्रिंक ले आया था। किस सोच में पड़ गई? कोल्ड ड्रिंक पियो, इस मसले का भी हल सोच ही लेंगे, राहील ने हंसते हुए कहा। राना ने खामोशी से कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दी थी। वो गहरी सोचों में गर्क थी। उसके वालिदैन राना की शादी करके इस फ़र्ज़ से जल्द सुबुकदोश होना चाहते थे। राहील उसे मोहब्बत का दम भर रहा था, मगर शादी के मामले में संजीदा नज़र नहीं आ रहा था। ये बात राना के लिए तकलीफ़ का सबब बन रही थी। कहीं से भी अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी फौरी हो सकती थी। रात में राहील जब दोस्तों की महफिल में बैठा, वो बहुत खामोश था। उसकी खामोशी देखकर सब दोस्त ही हैरान थे। क्या बात है राहील, बड़े खामोश हो? शकील ने विस्की का गिलास उठाते हुए कहा। दोस्तों, बात ही ऐसी है। तुम्हारे दोस्त ने एक खूबसूरत चिड़िया फांसी थी, वो अब हाथों से निकलती जा रही है। किस तरह? राहील ने कहना चाहा। पहली बार सुन रहे हैं कि राहील ने किसी खूबसूरत चिड़िया को फांसा है और वो हाथों से निकली जा रही है। अयाज ने हैरत से उसे देखा। कहीं खूबसूरत चिड़िया का नाम राना तो नहीं?
ندیم ने मायनेखेज मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ, मैं राना के बारे में ही सोच रहा हूँ। उसे फांसने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मगर ऐसा लगता है कि वो मेरे हाथों से निकल जाएगी। राहिल ने कहा, राहिल, तुम उस भंवरे की तरह हो जो हर कली का रस चूस लेने की सलाहियत रखते हो। फिर तुम ऐसी मायूसी की बातें कर रहे हो। सलाहुद्दीन ने गिलास में जामुन डेलते हुए कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। मेरी दौलत की चमक दमक देखकर अच्छी से अच्छी लड़की भी बहक जाती है, लेकिन राना उन लड़कियों से मुख्तलिफ है। वो मुझे अपने नज़दीक ही आने नहीं देती। वो तुम्हें नज़दीक नहीं आने देती तो तुम उसके नज़दीक चले जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। अयाज ने आंख मारते हुए कहा, वो बहुत ही मोहतात लड़की है, रेस्टोरेंट के अलावा कहीं नहीं जाती। कार में भी कुछ खाने को दूं तो बहाने से बाद में खाने का कहकर वो चीज़ पर्स में रख लेती है। राहिल ने बताया, तुम शिकारी हो, कोई नया जाल ले आओ, वो खुद ब खुद जाल में फंस कर रह जाएगी। इस मौके पर हम दोस्तों को मत भूलना। नदीम ने कहा, नहीं भूलूंगा, तुम मुझे कुछ बताओ कि किस तरह उसे जाल में फांसूं। राहिल ने कहा, हमारा हिस्सा पक्का है ना? अय्याज ने पूछा। हाँ भाई पक्का। फिर कान इधर लाओ। नदीम सरगोशी के अंदाज में राहिल से मुखातिब हुआ। नदीम ने राहिल के कान में कुछ कहा और राहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़बरदस्त, क्या ज़ोरदार मंसूबा है इस जाल में, वो ज़बरदस्त तरीके से फंस कर रह जाएगी। राहिल ने कहा, वो फड़फड़ा भी नहीं सकेगी। अय्याज ने कहा, सुबह जब राना स्कूल जाने के लिए राहिल की कार में बैठी तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? राना ने पूछा। बात ही ऐसी है, मेरा एक दोस्त जमशेद के घर वाले उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करना चाहते थे, फिर अचानक वो उसकी मर्ज़ी की जगह शादी करने को तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। क्या वाकई? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। राहिल ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने ऐसा क्या अमल किया था जो घर वाले मान गए? वो बता रहा था कि उसने किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। राहिल ने बताया। फिर तुम्हारा क्या इरादा है? राना ने पूछा। किस बारे में? राहिल ने चौंकते हुए पूछा। जब तुम्हारे दोस्त की दुआ कबूल हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? राना ने कहा। कमाल है, मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं। जब मेरे दोस्त की दुआ कबूल हो सकती है तो फिर मेरी भी हो सकती है। मैं आज ही अपने दोस्त से तफसील मालूम करूँगा। तफसील पूछकर क्या करोगे? तुम भी किसी मज़ार पर जाकर दुआ करो। राना ने कहा, दुआ मेरे दोस्त की कबूल हुई है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि वो किस मज़ार पर गया था और उसने क्या दुआ मांगी थी जो फ़ौरन कबूल हो गई। मज़ारात पर बहुत लोग जाते हैं, हर किसी की दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, ये बात भी है, हर किसी की दुआ कबूल कहाँ होती है। राना ने कहा। राहिल ने राना को स्कूल आ जाने पर वहाँ उतार कर आगे बढ़ गया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि राना उसके जाल में खुद ब खुद फंसती जा रही है। दूसरे दिन मुलाकात पर खुद ही राना ने सवाल कर डाला कि उसने अपने दोस्त से मुलाकात की या नहीं। हाँ भाई, मुझे याद था मेरी दोस्त से मुलाकात ना हो सकी, मगर मोबाइल पर बातचीत हो गई थी। उसने बताया था कि वो कैंचर झील के वस्त में वाक़या नूरी जाम तमाची के मज़ार पर अपने दोस्त के साथ गया था और वहाँ उसने दुआ मांगी थी, क्योंकि उसे भी किसी ने बताया था कि जिसके साथ शादी करनी है उसे साथ ले जाकर दुआ मांगनी है। क्या अकेले जाने से दुआ कबूल नहीं होगी? मेरे दोस्त को जिसने ये बात बताई थी उसे भी किसी ने यही बात बताई थी कि ऐसा करने से उसकी दिल की मुराद पूरी हुई थी। फिर मेरे दोस्त ने भी ऐसा किया था और इसकी मुराद भी पूरी हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी किस तरह मुराद पूरी होगी। तुम्हारे वालिदैन किसी सूरत तुम्हें अकेला मेरे साथ जाने नहीं देंगे। ये कहते हुए राहिल सोच में पड़ने की एक्टिंग करने लगा। मेरे वालिदैन क्या, किसी और के भी वालिदैन किसी अजनबी लड़के के साथ तन्हा अपनी बेटी को जाने की इजाज़त नहीं देंगे। राना ने कहा। ठीक है, फिर हमें खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। नसीब में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी, ऐसा ना कहो। मुझे कुछ सोचने दो, हमें आखिरी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई हल निकल आए। हाँ, सोच लो, शायद कोई हल निकल आए।
राहिल ने कहा। कुछ देर सोचते रहने से राना के जहन में तरकीब आ ही गई और वो मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर राहिल भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारे जहन में ज़रूर कोई तरकीब आ गई है। हाँ राहिल, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैं अपनी किसी सहेली की शादी का बहाना बनाकर तुम्हारे साथ चल देती हूँ। ये भी करके देख लेते हैं, राना ने कहा। बहुत खूब, आइडिया अच्छा है। इस तरह हम कैंचर झील पहुँच जाएंगे, राहिल खुश होते हुए बोला। जिस दिन उन्हें जाना था उससे एक दिन पहले राहिल ने अपने दोस्तों को बताया और तय ये पाया कि वो भी उनके साथ ही कैंचर झील जाएंगे, लेकिन मज़ार पर जाने से पहले वो कुछ फासले पर रहेंगे। जब वो कश्ती के ज़रिए नूरी जाम तमाची के मज़ार पर पहुंच जाएंगे तो वो भी वहां पहुंच जाएंगे। राना बहुत खुश थी। सफ़र पर निकलने से पहले उसने 2 रकत नफल अदा की और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो खैरियत के साथ अपने घर वापस पहुंच जाए। राना 5 वक्त नमाज की बाकायदगी के साथ अदा करने के साथ तहज्जुद गुजार भी थी। उसे अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा था और जो कुछ मांगती थी उसी से मांगती थी। जब उसने राहिल से उसके दोस्त के बारे में सुना था, उसे भी पुख्ता यकीन हो गया था कि उनकी भी मज़ार पर मांगी दुआ कबूल होगी। नूरी जाम तमाची का मज़ार कैंचर झील के वस्त में था। मज़ार पर पहुंचकर सबसे पहले साहबे मज़ार के लिए फ़ातिहा पढ़ी। वो जैसे ही फ़ातिहा से फारिग हुई उसकी नज़र राहिल पर पड़ी, जो हर बात से बेपरवाह मज़ार की तरफ आती एक कश्ती को देख रहा था। उस कश्ती में 4 आदमी सवार थे। राहिल, हम यहाँ दुआ मांगने आए हैं और तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे तफरीह की गर्ज से आए हो। इंसान के लिए तफरीह भी ज़रूरी होती है, वरना वो बोरियत का शिकार हो जाता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक सी आ गई थी। राना इस खास चमक को महसूस किए बगैर न रह सकी थी। कश्ती मज़ार के करीब से करीब तर होती जा रही थी। कश्ती का मल्लाह मुसाफिरों को मज़ार पर छोड़कर वापस चला गया। मज़ार पर आने वाले उन 4 नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक ख़ास चमक थी। वो राना को ही दिलचस्पी से देख रहे थे। वाकई बहुत खूबसूरत चिड़िया लेकर आए हो, अय्याज़ ने कहा। बहुत ही अच्छी है, नदीम ने खुश होकर कहा। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की? राना ने गुस्से से कहा। ये बात राहिल से पूछो, हमें तो इसने ही दावत दी है और हम चले आए हैं, सलाहुद्दीन ने कहा। राहिल, ये कौन लोग हैं? राना ने राहिल की तरफ देखा। ये मेरे दोस्त हैं, बहुत ही पक्के दोस्त। हमारी आदत है कि हम जो भी कुछ खाते हैं मिल बांट कर खाते हैं। मेरी तुम पर उसी दिन से नज़र थी जब तुम ज़ख्मी हुई थी, लेकिन तुम इतनी होशियार साबित हो रही थी कि चिकनी मछली की तरह हाथों में नहीं आ रही थी। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि इस जगह लाकर दिल पशोरी की जाए। राहिल ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ और आज मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। इसका मतलब है कि तुम जो मुझसे शादी की बातें किया करते थे वो सब फ्रॉड था। हाँ, बिल्कुल फ्रॉड था। महज तुम्हें जाल में फांसने के लिए ऐसा किया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझे? राना ज़ोर से चीखी। आहिस्ता, यहाँ तुम्हारा शोर सुनकर कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप हमारी बात मान लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। वरना, अय्याज़ ने धमकी दी। वरना क्या कर लोगे तुम? राना गुस्से से बिफर गई थी। वरना वो कुछ हो जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हम जिस इरादे से तुम्हें लाए हैं इस पर अमल ज़रूर होगा। हम तुम्हें उस बाज़ार में बेच आएंगे जिसका तसव्वुर करके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राहिल ने कहा। देखो राहिल, शराफत से मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं झील में कूदकर खुदकुशी कर लूँगी, राना ने धमकी दी। बेशक कर लेना, लेकिन मैंने जो तुम पर मेहनत की है वो वसूल कर लेने दो। ये कहते हुए वो उस पर झपटा। राना फुर्ती से उसकी बाहों में आते ही निकल गई। वो फिर उसका पीछा करते भागा। राना मज़ार पर इधर उधर भाग रही थी। राहिल उसको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। उसके साथी चाहते तो राना को पकड़ सकते थे, लेकिन वो इस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने को तरजीह दे रहे थे। राहिल ने झपट कर उसे अपनी बाहों में भरकर काबू करना चाहा। राना उसे वास्ते दे रही थी
मगर उस पर पूरी तरह से शैतान गालिब आ चुका था। वो हर सूरत में इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाह रहा था। राना के जो दिल में दुआएं आ रही थी वो मांग रही थी, ये जानते हुए भी कि उसकी मदद को आने वाला दूर दूर तक पता नहीं। इसके बावजूद वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं हुई थी और अपनी इज्जत का भरपूर तरीके से वक़ार कर रही थी। अचानक राना को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। राहिल ने फ़ौरन उसे जा लिया। बस हो गया, ज़्यादा मज़ाहमत मत करो, जलील कमीने कुत्ते, छोड़ दे मुझे, राना ज़ोर से चीखी। बहुत गालियाँ देने आती हैं तुझे साली। ये कहते हुए राहिल ने राना को थप्पड़ मारना चाहा। उसकी पीठ पर किसी की ज़ोरदार लात पड़ी। उसने गुस्से से पलट कर देखा। उसका ख्याल था कि उसके किसी साथी ने ये हरकत की है, मगर उसके पीछे कोई और शख्स खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख उसकी जानिब था। छोड़ो इसे वरना अभी तेरा भेजा गोलियों से उड़ा दूंगा, उसने कहा। राहिल के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो राना को छोड़कर अलग हो जाए। उस शख्स ने राना को मुखातिब करते हुए कहा, बहन घबराओ नहीं, ये तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकते। तुम कश्ती में सवार होकर चली जाओ, मैं इनको देख लूँगा। राना हैरत से उस गैबी मदद पर हैरान होकर उस शख्स को देख रही थी जिसे वो जानती भी नहीं थी, और वो उसकी मदद को पहुंच गया था। और एक राहील था जो उसे जानता था फिर भी उसकी इस्मत को तार तार कर देना चाहता था। बहन, सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें वापस अपने घर जाना है, इसलिए फ़ौरन कश्ती में बैठ जाओ, वो शख्स बोला। राना अपने हवास को काबू करते हुए आगे बढ़ गई। कश्ती में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके सर से लेकर दाढ़ी तक बाल सफ़ेद थे। उसके कंधे पर रुमाल भी रखा हुआ था। राना के कश्ती में बैठते ही कश्ती चल दी और आहिस्ता आहिस्ता मज़ार से दूर होती जा रही थी। कश्ती के किनारे पर लगते ही जैसे ही राना ने बाबा का शुक्रिया अदा करने को उसकी जानिब देखा, उसे हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा। कश्ती में उसके सिवा कोई नहीं था। उसके जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई और वो तेज़ी से कश्ती से निकल भागी। साहिल के किनारे मलाह ने अपने मोबाइल को देखा। अभी तक मोबाइल पर कोई कॉल नहीं आई थी। हैरत है, अभी तक उन चारों नौजवानों ने मुझे बुलाया नहीं और ना ही अपना नंबर मुझे देकर गए। अगर वो मुझे अपना नंबर दे देते तो मैं खुद ही उनसे रब्ता करके पूछ लेता कि क्या प्रोग्राम है। मलाह ने खुद कलामी की। मुझे खुद ही चल कर देख लेना चाहिए, हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो गई हो। वैसे भी उन्हें मज़ार से लेकर आना तो है। वो अपनी कश्ती को मज़ार की तरफ बढ़ाने लगा। मज़ार आने पर वो मज़ार के अहाते में दाखिल हो गया, लेकिन फिर उसे ज़ोरदार झटका लगा। हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ उन नौजवानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। यूँ लगता था जैसे वहाँ कोई आया ही नहीं, जबकि उनकी कारें साहिल पर मौजूद थीं। ये इस मज़ार पर दूसरा वाक़या था। इससे कबल 5 अफराद की गोलियां लगी लाशें मिली थीं। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो मुख्तलिफ़ उम्रों के थे, जबकि ये तमाम के तमाम नौजवान थे जो लापता हो गए थे।